वेलकम टू एमटी लर्निंग्स, एक प्रभावी पहल। स्टूडेंट एमटी लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। जो स्टूडेंट फेसबुक के साथ भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक पर हमारा एमटी लर्निंग्स का ही एक पेज है, ठीक है, जहाँ पर हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन से, वर्ल्ड पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लगातार पेज को अपलोड करते हैं, कुछ कंटेंट को अपलोड करते हैं। तो जो स्टूडेंट फेसबुक के साथ भी जुड़े हुए हैं वो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी चैनल पर बहुत सारे वीडियो को जो है मैंने अपलोड कर दिया है। आप एक एक करके सभी वीडियो को देखिए, सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डीपली जो है एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। आइए आज हम बात करते हैं बांग्लादेश में लोकतंत्र। और बांग्लादेश में लोकतंत्र का इतिहास भी पाकिस्तान की ही तरह है। आप जानते हैं पाकिस्तान से ही अलग होकर के बांग्लादेश बना था। आइए सारे पार्ट को पढ़ते हैं। पाकिस्तान की ही तरह बांग्लादेश के अंदर भी सेना का शासन बीच बीच में आया है, गया है, और पाकिस्तान की तरह ही वहाँ के लोकतंत्र में भी लगातार सेना का हस्तक्षेप रहा है। यह है बांग्लादेश का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैप, या कहें कि पॉलिटिकल मैप। बांग्लादेश के अंदर तकरीबन 9 जिले आते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, पाकिस्तान जब हमने डिस्कस किया था तो पाकिस्तान के अंदर कितने जिले थे। पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन 3 पाकिस्तान में कितने हैं? 300 हैं। बांग्लादेश में कितने हैं? 9 जिले हैं, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये भारत के बंगाल से ही अलग होकर के ये बना था। ईस्ट पाकिस्तान इसको बनाया गया था, लेकिन 1971 में ये अलग हो गया। ये है बांग्लादेश का मैप। आप इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैप ज्योग्राफिकली भी इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों नदियां बांग्लादेश में जाती हैं, ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा का मतलब ये होता है कि जो रिवर अपने साथ सिल्ट लेकर के आती है, गाद लेके आती है, यानी कि मिट्टी कीचड़ लेकर के आती है, वो सभी ला करके यहाँ पर वो छोड़ देती है, और उसके बाद पानी जो है वो समुद्र में चला जाता है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, ये मेघना नदी का नाम याद रखिएगा। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी, ये तीनों नदियां मिलकर के, तीनों रिवर मिलकर के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। इस डेल्टा से जुड़ी हुई एक और बात यह है कि यहाँ पर जो है हिपोपोटामस नाम के जो है जीव मिलते हैं, जानवर मिलते हैं। हिपोपोटामस आपने सुना होगा इसका नाम भी। इसके अलावा ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सुंदरवन जो है, सुंदरवन जो जंगल है, सुंदरवन, वो भी इसी एरिया में लोकेटेड है। और लगभग 70% पार्ट जो है वो बांग्लादेश में है, और 30% पार्ट सुंदरवन का इंडिया में आता है, ठीक है। और सुंदरवन भी जो है इसी डेल्टा से जुड़ा हुआ है। तो ये बांग्लादेश इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और बांग्लादेश के अगर लोअर पार्ट में देखेंगे तो आप कितना सारा जो है रिवर अलग अलग फ्रेम में निकल रहा है, अलग अलग पार्ट में जो है जड़ की तरीके से वो शो हो रहा है। तो ये बांग्लादेश है, ठीक है। इसके लोअर पार्ट पर पूरा का पूरा ये मडी एरिया है, कीचड़ का इलाका है। आइए बात करते हैं बांग्लादेश की पॉलिटिक्स की। तो माय डियर स्टूडेंट, 1947 से लेकर के 1971 तक बांग्लादेश में क्या हो रहा था। बेसिकली बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान के साथ ही बना था, या कहें कि ईस्टर्न पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान को दो पार्ट मिले थे, एक वेस्टर्न पाकिस्तान और एक ईस्टर्न पाकिस्तान। वेस्टर्न पाकिस्तान में 4 प्रोविंस है, हमने डिस्कस किया था। और यह है ईस्टर्न पाकिस्तान, जहां पर पूरे तरीके से पाकिस्तान का कंट्रोल था, ठीक है, पाकिस्तान के अंडर में था। लेकिन ये वेस्टर्न पाकिस्तान से एकदम अलग था। क्यों अलग था? उसका रीज़न क्या है? देखिए, पाकिस्तान की क्लेम जब जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, उन्होंने पाकिस्तान को बनवाने के लिए क्लेम किया था। आप इसको हिस्ट्री की बुक में अलग से पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, 14 जब आप पढ़ेंगे 15 तक, तो वहाँ आप इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है जब पाकिस्तान का क्लेम किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना की मांग यही थी कि माइनॉरिटी जहाँ जहाँ पर है वो सारा पार्ट पाकिस्तान का होना चाहिए। ईस्टर्न बंगाल के अंदर भी माइनॉरिटी की संख्या बड़ी ज़्यादा थी, तो वहाँ पर भी जो है पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया और उस एरिया को पाकिस्तान में दे दिया गया था। नेचुरली ये पॉसिबल नहीं था। नेचुरली कैसे पॉसिबल होता है? क्या कोई कंट्री दो अलग अलग पार्ट में होती है? क्या नहीं होती है, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि गवर्नेंस कैसे होगा? और खाली लैंड क्या कहते हैं, रिलीजन के आधार पर यह भी पॉसिबल नहीं है कि आप कोई अलग से देश बना लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। क्यों बढ़ने लगे थे? उसका रीज़न क्या है? वेस्ट पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पंजाबी कल्चर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। पंजाबी की संख्या बहुत ज़्यादा भी थी। पंजाबी लोग प्रोस्पीरियस हैं पाकिस्तान के अंदर, और पंजाबी लोगों का ही, पंजाबी कम्युनिटी का ही वहाँ पर पूरे के तरीके से कंट्रोल है। आर्मी में पंजाबियों का कंट्रोल है, पॉलिटिक्स में पंजाबियों का कंट्रोल है, उर्दू लैंग्वेज पंजाबी लोग बोलते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, इंग्लिश भी पंजाबी लोगों को ही वहाँ ज़्यादा आती है, बाकी लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती है।
ईस्टर्न बंगाल के अंदर ये पूरे तरीके से बंगाली कल्चर है, ये लोग उर्दू नहीं बोलते हैं, ये बांग्ला भाषा बोलते हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, वेस्ट पाकिस्तान ने, उन्होंने जो है उर्दू भाषा को डिक्लेयर कर दिया कि ये तो पंजाब पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन बांग्ला जो देश के लोग, जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग थे, ये उर्दू कैसे बोलेंगे, ये तो नहीं बोल सकते हैं ना। ये अपनी किताबों में उर्दू कैसे पढ़ेंगे, ये तो बांग्ला आती होगी, ये तो बंगाल से अलग होकर के बने हैं। बांग्लादेश के लोग जो है वो, उनका कल्चर हिंदुइज्म से काफ़ी ज़्यादा मिलता है, वो तो दुर्गा पूजा भी करते हैं वहाँ के मुस्लिम्स तो वो जो कल्चर है वो बांग्ला के ही कल्चर को फॉलो करते हैं, जिस कारण से धीरे धीरे ईस्ट बंगाल के लोगों को मार्जिनलाइज किया जाने लगा, उनको परे धकेला जाने लगा, उनकी मांग को ठुकराया जाने लगा, उनको सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल पा रही थी, उनकी आवाज़ को दबाया जाने लगा। और वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी पंजाबी का डोमिनेंस था, और पूरा का पूरा वेस्टर्न पाकिस्तान जो है वो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे कि आप तो हमारे देश के लोग है ही नहीं। जिस कारण से ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर धीरे धीरे आंदोलन बढ़ने लगा, उन लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, और होना क्या था, 1970 तक आते आते उनका गुस्सा चरम पर पहुंच गया था। आइए जरा एक बार और समझते हैं इसको आगे। देखिए, इन द 1970 इलेक्शन, ये थर्ड पैराग्राफ पे देखिएगा, इन द 1970 इलेक्शन इन देन पाकिस्तान, द अवामी लीग लेड बाय द शेख मुजिब won all the seats in East Pakistan and secure a majority in the proposed constituent assembly for the whole of Pakistan। अब होता क्या है कि 1971 में, जैसा कि आप जानते हैं, यहिया खान का शासन होता है भारत के पाकिस्तान के अंदर। अब उस दौरान क्या होता है, यहिया खान के दौरान, यहिया खान जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं 1971 के अंदर। अब जब इलेक्शन वो कंडक्ट कराते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो शेख मुजीबुर रहमान होता है, ये कौन होता है, शेख मुजीबुर रहमान ईस्टर्न पाकिस्तान के एक बहुत ही पॉपुलर लीडर होते हैं। आखिर ये पॉपुलर क्यों होते हैं भाई, इनके पॉपुलर होने का कारण ये है कि शेख मुजीबुर रहमान ईस्टर्न पाकिस्तान की आवाज़ को लगातार वेस्ट पाकिस्तान में उठाते रहे हैं। यानी कि ये लगातार आंदोलन चलाते रहे हैं कि ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इनको बराबर का हक दिया जाए, और धीरे धीरे करके ये ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, अवामी लीग। अब इलेक्शन होता है, अब इलेक्शन के अंदर जो ईस्टर्न पाकिस्तान के लोग हैं वो सारे के सारे लोग जो है शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के अंदर भी कुछ सपोर्ट इनको मिलता है, जिस कारण से असेंबली के अंदर जो मेजोरिटी है वो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को मिल जाती है। यानी कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो मेजोरिटी गेन कर लेते हैं। अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सीधा मतलब यही होता है कि यदि आपने मेजोरिटी गेन कर ली तो सरकार आपकी होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो उर्दू और पंजाबी बोलने वाले जो डोमिनेंट लोग हैं, उन लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान को प्रेसिडेंट के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में, किसी भी प्रकार के नेता के रूप में एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है ईस्टर्न बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान के लोगों को अपनी गवर्नेंस में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, पाकिस्तान का हेड एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और होना क्या था, होना ये था कि यहिया खान ने क्या किया, शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया वेस्टर्न पाकिस्तान में और उनको जेल में डाल दिया। अब जैसे ही उनको जेल में डाला गया तो ईस्टर्न पाकिस्तान के अंदर बहुत ही तेजी से अपराइजिंग हुआ, लोगों ने गुस्सा किया, हिंसा की, और पूरे ईस्टर्न बंगाल के अंदर जो है बड़ी मात्रा में आंदोलन शुरू हो गए। यहिया खान का शासन था वहाँ पर, ठीक है, हम आगे भी बढ़ेंगे इसको, ठीक है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ स्टोरी, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट हम इसको कवर करेंगे। 1971 के अंदर अब क्या होता है कि बड़ी मात्रा में बांग्लादेश के अंदर आंदोलन शुरू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसका शासन है, किसका रूल है, यहिया खान का मिलिट्री रूल है। आप ये प्रीवियस वीडियो में देखिएगा, मैंने डिस्कस किया है उस बारे में भी। यहिया खान जो है वो तो कोई डेमोक्रेटिक पर्सन थोड़े ही है, वो तो मिलिट्री के आदमी हैं, और उन्होंने जो है ईस्टर्न पाकिस्तान में अपनी सेना को भेजा और एक एक करके धारा धारा करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब जब लोगों को मारना शुरू कर दिया तो लोग कोई उनसे लड़ थोड़ी सकते हैं, वो मिलिट्री से थोड़ी लड़ेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भागेंगे ना। तो उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अब वो सारे के सारे भाग के कहाँ जाएंगे, कोई अमेरिका तो नहीं जाएंगे ना, कोई दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं, वो सीधा भारत में ही आ जाएंगे, क्योंकि भारत की ही बाउंड्री रखती है ना बंगाल की तरफ।
और वो बड़ी मात्रा में लोग जो है बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया की तरफ आने लगे। अब इंडिया की तरफ जब आने लगे तो इंडिया के अंदर 1971 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। इंदिरा गांधी ने जो है पाकिस्तान से बोला कि आप जो है अपने लोगों को संभालिए, अपने इंटरनल मैटर को संभालिए, तो हमारे यहाँ आ रहे हैं सारे के सारे, हम तो कैसे आने देंगे। याहिया खान ने कहा कि आप जो है हमारे इंटरनल मामले में जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, जिस युद्ध किया बांग्लादेश के अंदर, और लगभग वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ भी जो है फाइट तो होनी ही थी, कन्फ्लिक्ट होना ही था, और वो हुआ। और 15 दिन का लगभग ये पूरा का पूरा युद्ध चला, और फाइनली ढाका के अंदर जो है पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि भैया हम युद्ध नहीं लड़ सकते। इंडिया के साथ वो कैसे लड़ सकते हैं, वो तो जीत ही नहीं सकते ना, इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पावरफुल है। तो फाइनली जो है जब पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर कर दिया तो उसी दिन जो है बांग्लादेश, ईस्टर्न पाकिस्तान को एक सेपरेट कंट्री बांग्लादेश डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था बांग्लादेश। अब बांग्लादेश जब डिक्लेयर किया गया तो बांग्लादेश भी जो है इंडिया के तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में सामने आ गया, डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में बांग्लादेश सामने आ गया। तो 1971 में जो है बांग्लादेश बन गया, और उसने जो है 1972 तक अपने संविधान को अडॉप्ट कर लिया, और भारत की ही तरह जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू कर दिया, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया, और बांग्लादेश जो है धीरे धीरे लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। भारत की सेना ने जो है बड़ी मात्रा में लगभग 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर का सरेंडर कराया था। दुनिया में सबसे बड़ा सरेंडर ये होता है, याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा कोई आर्मी सरेंडर है तो वो भारत ने करवाया है, पाकिस्तानी आर्मी का 90,000 सोल्जर्स। लेकिन भारत ने उनको छोड़ दिया, भारत ने नहीं रखा, ये ठीक है, पकड़ के क्या भी करते, तो उसको भारत ने छोड़ दिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फॉर देयर इंडिपेंडेंस एंड हेल्प देम फाइनेंशियली एंड मिलिटरली। भारत ने पूरे तरीके से उन लोगों की मदद करी, सैन्य रूप में मदद करी, हर प्रकार से भारत ने वहाँ के लोगों की मदद करी। वहाँ से जो लोग भाग करके आए थे उनको भी भारत ने अपने यहाँ ठहराया, खाना खिलाया, सब सारे काम किए थे। इस तरीके से इंडिया ने ईस्टर्न पाकिस्तान और बांग्लादेश को सपोर्ट किया। तो ये थी पूरी बांग्लादेश की स्टोरी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि अब उसके बाद क्या होता है। क्या उसके बाद बांग्लादेश के अंदर डेमोक्रेसी आ गई? जी नहीं, ऐसा इतनी आसानी से हासिल की गई प्रक्रिया नहीं है कि आपने एक झटके में जो है काम किया और लोकतंत्र आ गया। ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र जो है लगातार करने वाली प्रक्रिया है, जिसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली पार्टिसिपेट आपको करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पार्टिसिपेट करना बंद कर देंगे तो लोकतंत्र धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। तो लोकतंत्र जो है ये कॉन्स्टेंटली चलने वाला प्रोसेस है, जिसके अंदर हमको डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करना होता है। अगर आप चुप हो जाएंगे, क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे, तो फिर डेमोक्रेसी धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। बांग्लादेश ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर फेथ इन सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। बांग्लादेश ने अपने आप को सेक्युलरिज्म डिक्लेयर किया भारत की तरह। ठीक है, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म पर चला भारत की तरह। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दिया, यानी कि जो व्यक्ति जो है लगातार आंदोलन कर रहा था, लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहा था, आज़ादी के लिए, उसी व्यक्ति ने जो है क्या किया, उसी व्यक्ति ने संविधान को अमेंडेड कर दिया और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चेंज करके प्रेसिडेंशियल बना दिया। पार्लियामेंट को चेंज करके क्या बना दिया, प्रेसिडेंट बना दिया, और खुद प्रेसिडेंट बन गया, और सारी पार्टी को क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया, उनको बंद कर दिया। तो यानी कि जिस व्यक्ति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, उसी व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या भी कर दी। ठीक है, तो इस बात को समझ रहे हैं आप? यानी कि जो व्यक्ति संघर्ष करके लोकतंत्र हासिल कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति महान ही हो जाए, वह व्यक्ति ने लोकतंत्र की हत्या भी करी। एक बड़ा एग्जाम्पल है शेख मुजीबुर रहमान का। आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि शेख मुजीबुर रहमान जब शासन करते हैं, राष्ट्रपति बन करके शासन करते हैं, तो द न्यू मिलिट्री रूलर जियाउर रहमान, अब दूसरा जो है क्या होता है, जियाउर रहमान उनकी सेना के ही एक रूलर होते हैं। जियाउर रहमान फ्रॉम हिज ऑन बांग्लादेश उनको मार दिया जाएगा। ठीक है, इतनी मेहनत से उन्होंने आंदोलन किया, संघर्ष किया, बांग्लादेश के वहाँ के राष्ट्रपति बने, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट को ख़त्म कर दिया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिया, खुद राष्ट्रपति बन गए, सारी पार्टी को जो है उन्होंने हटा दिया। लेकिन होता क्या है कि वहाँ पर मिलिट्री कॉप होता है, सेना जो है विद्रोह करती है, और विद्रोह करके कब्जा कर लेती है, और अब
शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर देती है। शेख ज़ियाउर रहमान, ठीक है, मुजीबुर रहमान के बाद कौन आया? ज़ियाउर रहमान। ये जो ज़ियाउर रहमान है ये मिलिट्री पर्सन है, ये बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, ये बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो इस कंडीशन में इस कंडीशन में क्या होता है कि जो धीरे 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 वो अपने आप को इलेक्शन के जरिए जो है रूल कराते हैं, लेकिन 1979 तक आते आते 1979 तक आते आते ज़ियाउर रहमान की भी हत्या हो जाती है। आप समझ रहे हैं? शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, उसके बाद शेख ज़ियाउर रहमान की हत्या जो कि मिलिट्री पर्सन है, 1979 में इनकी भी हत्या हो जाती है। और इसके बाद कौन बनता है? जनरल एच.एम. इरशाद। कौन आते हैं तीसरे नंबर पे? जनरल एच.एम. इरशाद। ये जो जनरल एच.एम. इरशाद हैं, द पीपल ऑफ बांग्लादेश सून रोज इन सपोर्ट ऑफ द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी। अब ये एच.एम. इरशाद जो है, इनके खिलाफ भी जनता सड़कों पर उतरती है, आंदोलन करना शुरू कर देती है, ठीक है। इनको भी हटा करके जो है वहाँ पर सरकार दूसरी बन जाती है। स्टूडेंट वर इन द फोर फ्रंट, इरशाद वॉज फोर्स टू अलाउ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन अ लिमिटेड स्केल। ही वॉज लेटर इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट फॉर अ 5 ईयर, 5 साल के लिए वो जो है दोबारा से पब्लिक प्रोटेस्ट मेड इरशाद स्टेप डाउन इन 1990। फाइनली 1990 में आकर के जो इरशाद हैं वो स्टेप डाउन करते हैं, पीछे हटते हैं, इलेक्शन को आगे बढ़ाते हैं और 1991 के बाद से लेकर के बांग्लादेश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम आता है, डेमोक्रेसी आती है। पाकिस्तान के अंदर याद रखिएगा, शेख जो मुजीबुर रहमान है, मुजीबुर रहमान की बेटी है शेख हसीना, ये वहाँ पर रूलिंग पार्टी में है, वहाँ पर सरकार में है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है आपका इरशाद है, एच.एम. इरशाद हैं, इनकी जो पत्नी है वो भी वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी में है, यानी कि ये दोनों परिवार जो है वहाँ की पॉलिटिक्स में डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप समझे इस प्रकार की बांग्लादेश का इतिहास रहा है। बांग्लादेश के लोकतंत्र को हमने समझा, किस प्रकार से वहाँ की जनता ने संघर्ष किया, सेना के खिलाफ संघर्ष किया और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कोशिश करी। लोकतंत्र को संघर्ष करके हासिल किया जाता है, लोकतंत्र को संघर्ष करके बचाया भी जाता है। तो लोकतंत्र जो है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें लगातार जनता का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक पॉइंट को हम बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। ये आपके सामने कुछ ग्राफ हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है बजट है मिलिट्री का, बजट ग्राफ के जरिए समझे कैसे मिलिट्री का बजट भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि बांग्लादेश कैसे धीरे धीरे प्रोस्पीरियस हो रहा है, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।